आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कार घर के आगे जब रुकी, सुबह खिलाई थी। कार की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग बाहर निकल आए। कामाक्षी ओसारे के खंभे के सहारे खड़ी हुई थी। कार से उतरे रवि और कमली को देखकर बसंती शरारत से मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों इस रंगोली के ऊपर खड़े हो जाओ, पूरब की ओर मुंह करके आरती उतार देती हूं। शर्मा जी कार से उतर गए थे। बसंती की इच्छानुसार ही रवि कमली का हाथ पकड़कर रंगोली के ऊपर आकर खड़ा हो गया। बसंती और पार्वती ने मिलकर आरती उतारी। मंगलम मंगलम जय मंगलम, श्री रामचंद्र की शुभ जय हो। महिलाओं की मंगल आरती, कन्याओं की कर्पूर आरती, सोने की थाल ये पंचरंगी रंगोली, मोती के थाल में नवरत्नों की आरती, सीतापति की शुभ जय हो। बसंती का गला इतना मधुर है, कमली को पहली बार पता लगा। सुबह के सन्नाटे को चीरते पक्षियों के कलरव के बीच ये मधुर गीत बेहद सुखद लगा। कमली ने रंगोली और गीत दोनों की तारीफ की। किनारे खड़ी मां के पास रवि कमली को ले गया और उसका परिचय करवाया। कमली ने झुककर उनके पैर भी छू लिए। कामाक्षी सकचाकर कुछ पीछे हो गई। ये सकचाहट थी या गुस्सा, कोई भांप नहीं पाया। ऊपर ले जाओ उसे, वहां तुम लोगों के ठहरने की पूरी व्यवस्था है, शर्मा जी ने रवि से कहा। व्यवस्था कैसी बाऊ? यहीं रह लेंगे। कमली के लिए किसी अतिरिक्त सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं है। यस, आई एम टायर्ड ऑफ लग्जरीज। धन प्रधान जीवन से भी ऊब गई हूं। कमली भी रवि का समर्थन करने लगी। फिर भी शर्मा जी के आदेशानुसार उन दोनों का सामान ऊपर वाले कमरे में पहुंचाया गया। कुमार और पार्वती ने छुट्टी ले रखी थी। बसंती भी साथ ही बनी रही। इतना सब क्यों कर डाला बाबूजी? मैंने तो आपको लिखा ही नहीं था। कमली बहुत लचीले स्वभाव की है, सुविधानुसार अपने को ढाल सकती है। कुछ भी हो, आखिर सभ्यता भी तो कोई चीज है। मुझसे जो बन पड़ा मैंने कर दिया। वेणु काका और बसंती ने भी कहीं कहीं सुझाव दिए। वे लोग ऊपर बने कमरे में रखी कुर्सियों पर बैठे थे। बाबूजी भूमिनाथपुरम गए हैं, दोपहर तक लौट आएंगे। तुम आते वक्त सुरेश से मिले थे? कुछ कहलाया है उसने? ना, पर यूनेस्को के दफ्तर में फोन जरूर किया था। पता लगा सुरेश जिनेवा गया है, लौटने में हफ्ता लग जाएगा। पार्वती नए खरीदे गए ट्रे और प्यालों में कॉफी ले आई। रवि ने महसूस किया कि बाबूजी ने बहुत ही मुश्किल से एक एक कर चीजें जुटाई हैं। आज तक घर पर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन कभी नहीं आए। पीतल या कांसे के गिलास में ही कॉफी पी जाती थी। ये परिवर्तन किसके लिए हो सकता है? उसके लिए या फिर कमली के लिए? उसे लगा कमली के आगमन ने इस गांव के पुराने घर को बहुत अधिक प्रभावित किया है। कॉफी पी चुकने के बाद कमली को घर और बगीचा घुमाने ले गया। पार्वती भी उसके साथ हो ली। कुमार किसी खरीदारी के लिए दुकान गया हुआ था। ऊपर के कमरे में बाप बेटे अकेले छूट गए थे। शर्मा जी ने ही बात शुरू की। ये कोई महल तो है नहीं कि दिखाने को कुछ हो। बसंती बता रही थी कि वो करोड़पति की बेटी है। महल हो या झोपड़ी, मुझसे जुड़ी हर चीज से उसे प्यार है। भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय गांव, गांव का जीवन, कमली को इन सब से बहुत प्यार है। तुम्हारी अम्मा को मैंने पूरी बात अभी नहीं बताई है। तुम्हारा दूसरा पत्र ही उसे पढ़वा दिया था। चित्र को देखकर पूछने लगी कि क्या ये भारत घूमने आ रही है। मैंने भी हामी भर दी। बस, न उसने आगे कुछ पूछा न मैंने बताया। आपने गलत किया जो उन्हें नहीं बताया। बात को छिपाने की कला हम भारतीय जाने कितनी पीढ़ियों से पालते चले आ रहे हैं। यही तो सारी समस्याओं की जड़ है।
तुम्हारी माँ से ही नहीं, मैंने तो ये बात अभी किसी को नहीं बताई है। वेणु काका और बसंती को ये बात पहले से ही मालूम है, और अब मैं जान गया हूं बस। ऐसे गांव में बात को सीधी तरह से कह देना ही अच्छा होता है बाऊ। अनुमान पर छोड़ देना बहुत खतरनाक होता है। तुम पता नहीं कैसे कह रहे हो, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी अम्मा को बताते ही डर लग रहा है, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। तुम स्वयं सब जानते समझते हो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। जब से श्रीमठ का उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है, पता है गांव में मेरे कितने विरोधी हो गए हैं। विरोध से भयभीत हो जाए तो फिर क्या विरोध खत्म हो जाएगा? हमें तो डटकर सामना करना चाहिए। हमने कोई गलती तो की नहीं, फिर हमें किस बात का भय है? वो तो सब ठीक है बेटे, इसके बारे में फिर बातें करेंगे। तुम पहले अपनी अम्मा से मिल लो। उसने तो लगता है तुमसे ठीक से बातें भी नहीं की। तुम उस लड़की को उसके पास ले गए थे ना, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही? अम्मा बिल्कुल सामान्य नहीं है बाऊ। कमली ने पैर छुए तो मुंह बनाए खड़ी रही। मैंने सोचा घर के बाहर कोई विवाद खड़ा करना ठीक नहीं। ये रंगोली वगैरह भी पारू और बसंती ने ही मिलकर बनाई है। कामू को ये सब रास नहीं आया होगा। तुम्हारे विवाह के लिए जाने क्या क्या कल्पनाएं लिए बैठी थी। पूरी गली में शामियाना लगाकर बिल्कुल पारंपरिक ढंग से विवाह रचाना चाहती थी। तो मना कौन कर रहा है? हमारी परंपराओं को मैं जितना प्यार करता हूं, कमली भी उतनी ही रुचि रखती है। तो ठीक है, 4 दिन का विवाह ही सही। तुम भी बेटे, मैं क्या कह रहा हूं और तुम अपनी ही कहे जा रहे हो। कामू को घरेलू गांव की लड़की चाहिए। अखबार वाला अखबार डाल गया। रवि ने पिता को अखबार पकड़ाते हुए कहा, आप तब तक अखबार देखिए बाबूजी, मैं अम्मा से बातें करके देख लेता हूं। रवि भी मां से मिलते कतरा रहा था। अम्मा चौके में थी, उनकी आवाज पिछवाड़े से आ रही थी। बसंती अम्मा की किसी बात का उत्तर दे रही थी शायद। रवि पिछवाड़े की ओर तेजी से लपका। अम्मा सामने से चली आ रही थी। उसे देखकर भी अनदेखा करती चौके में चली गई। बसंती और अम्मा के बीच क्या बातें हुई होंगी, ये जानने की उत्सुकता उसमें थी। वो पहले कुएं के पास गया। तुलसी चौरे के पास खड़ी बसंती कमली को कुछ समझा रही थी। कमली ध्यान से सुन रही थी। पार्वती भी उसके पास खड़ी थी। अम्मा क्या कह रही थी? रवि ने पूछा। कुछ नहीं रवि, अम्मा ने अभी अभी पूजन खत्म किया है। हम लोग बगैर नहाए ही यहां पास पहुंच गए तो अशुद्धि के भय से कुछ कह दिया था बस, और कोई बात नहीं। पर काकी के कुछ कहने के पहले ही कमली ने मुझसे कहा था कि अल्पना और दिए को देखकर लगता है कि अभी अभी पूजन किया गया है। न मैंने स्नान किया है न तुमने, इसलिए दूर ही से सब देख लेते हैं। मैंने भी काकी से वही कह दिया। कमली बतला रही थी कि उसने ये सब बातें हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमोनीज नामक पुस्तक में पढ़ रखा है। रवि मुस्कुरा दिया। कमली भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। कमली को बाग दिखा बसंती। चमेली के हार को देखकर उसकी महक के बारे में जाने कितनी बार कह चुकी है। वो जास्मीन नाम के स्टेशन से परिचित है, बस उसे चमेली के पौधे दिखा दो। वे लोग बाग की ओर चले गए। रवि चौके की ओर चला आया। चौके में जिस सीमा तक सबको प्रवेश मिलता रहा, उसी सीमा पर खड़ा रहा। अम्मा, मैं रवि आया हूं। उसने कुछ जोर से आवाज दी। कोई उत्तर नहीं मिला। दोबारा उसने आवाज लगाई तो भीतर से आवाज आई, जानती हूं रे, वहीं ठहरो, भीतर मत चले आना। नहाए तो होगे नहीं अभी तक, मैं ही आ रही हूं उधर। अम्मा मथानी से दही मथ रही थी। अम्मा उस वक्त कैलेंडर वाली यशोदा लग रही थी। तो मैं फिर आ जाऊं, नहा कर आऊं तो बात करोगे? ठहर, अभी आई। तुम मुझसे नाराज क्यों हो अम्मा? तो तुम नहीं जानते, मुझसे पूछ रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तो और क्या बचा है? अम्मा का सारा जोर और शब्द पर था, और रवि इसका वजन समझ रहा था। उसे लगा सारा आक्रोश इसी शब्द पर उतर आया है। बाबूजी भी शायद कुछ पिघल गए हैं, पर अम्मा अम्मा की सख्ती को गलाना बेहद टेढ़ा काम है। उसके मन की तरह उसके शब्द भी तीखे और संक्षिप्त हो गए थे। 10 मिनट से अधिक उसे बाहर ही रहना पड़ा। अम्मा बाहर निकली। अब से परे हटकर खड़े हो जाओ, हथेली आगे करो, अम्मा बोली। रवि के मन में एक बचकानी शंका भी उभर आई, कहीं अम्मा बेअत तो नहीं लगाएंगी। पर हुआ कुछ और ही। अम्मा ने मक्खन में गुड़ मिलाकर उसकी हथेली पर रख दिया। खा लो, तुम्हें पसंद है ना? अम्मा सतर्क थीं कि हथेली छू न जाए। किसी भी उम्र में, किसी भी माहौल में, किसी के भी समक्ष अपने पेट जाए बेटे को
बिल्कुल बच्चे की तरह बदल देने की कला सिर्फ माँ ही जानती है। ज्ञान, अहंकार, यश, प्रतिभा, घमंड, उम्र से तमाम मुखौटे मातृत्व के समक्ष किस कदर उतरने लगते हैं। विदेश में रहने वाले नामी प्रोफेसर को उस माँ ने क्षण भर में ही नंगे धड़ंगे शरारती शिशु के रूप में बदल डाला। मक्खन को निगलता हुआ रवि बोला, तुमने हथेली आगे करने को कहा था ना अम्मा, मैं तो डर ही गया था कि कहीं बेंत न लगा बैठो। बेंत से तो क्या, तूने जो काम किया है लगता है तुम्हें इस बेलन से ही 4 हाथ लगा दूं। इस वाक्य में प्यार और गुस्से का सानुपातिक मिश्रण था। रवि कुछ कहता कि मीनाक्षी दादी आ गई। रवि ऊपर जाने लगा, पर दादी ने उसे रोक लिया। कौन? रवि है ना? सुबह आए हो? ठीक ठाक तो हो ना? हाँ दादी, ठीक हूं। रवि खिसकने लगा, पर दादी भला कैसे छोड़ती। आंखें भरी, ठीक से दिखती ही नहीं। तनिक पास आओ रवि, जी भर कर देख लें। अपनी हथेली की ओट आंखों पर कर ली और पास आ गई। रवि को ऊपर से देखा। पहले से रंग निखर आया है, ठंडी जगह है ना इसलिए। क्यों कामू, ठीक कहा ना? उन दोनों को उसी बहस पर लटका कर रवि ऊपर चला आया। बाऊजी 16 पेजी अखबार के संपादकीय पृष्ठ तक पहुंच चुके थे। पाठकीय पत्रों को देख रहे थे। रवि को लगता है कि रिटायर होने वाले पिताओं का इस पत्र वाले कालम से कोई खास रिश्ता होगा। उसने देखा है कि भारतीय अखबारों में इस कॉलम में लिखने वाले एक खास वर्ग उम्र के लोग होते हैं। वो बाऊजी को उसी काम में उलझा देखकर मुस्कुरा दिया। बाऊजी ने सिर उठाकर उसे देखा और पूछा, क्यों रवि, उससे बातें हुई? क्या कह रही है? बातें शुरू ही की थी कि मीनाक्षी दादी आईं। अम्मा तो सहज ही थीं, पर बाऊजी लगता है उनके भीतर गुस्सा है। यही तो फर्क है स्त्रियों और पुरुषों में। पुरुष जिस पर विचार करता है और उस पर संदेह व्यक्त करने की सोचता है, उसी बात को स्त्रियां जाने कैसे भांप लेती हैं और शुरुआत ही संदेह से करती हैं। आप अम्मा को पहले से ही पूरी बात बता चुके होते तो सारी बातें साफ हो जाती। अब छिपाने की वजह से पारस्परिक मतभेद की गुंजाइश बढ़ गई है। सोचो तो, जब उसे कुछ भी नहीं मालूम है तब इतना गुस्सा आ रहा है। मालूम हो गया होता तो? तुम्हारा पत्र पढ़कर तो मैं ही चौंक गया था। समझ में ही नहीं आया क्या उत्तर दूं। पर वेणु काका और बसंती ने मुझे समझा बुझाकर मेरा गुस्सा शांत किया। अब यहां झगड़ा और समाधान की बात कैसे आ गई? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छिपाया। मुझे लगा आपको गलतफहमी ना हो, इसलिए पहले ही लिख दिया। वेणु काका और बसंती जब पेरिस आए थे उन्हें भी सब कुछ बता दिया था। उन्हें समझा दिया था कि वे लोग आपको समझा दें। माना तुम ठीक कह रहे हो, पर ये गांव, तुम तो जानते ही हो कि हमारे कितने और कैसे विरोधी हैं। अगस्त नदी के तट पर स्थित इन गांव वासियों के लिए विटामिनों की तरह ये पंचायत भी जरूरी है। विटामिन शरीर में कम हो तो कोई बात नहीं, पर दूसरों की पंचायत करने का तौर तरीका ये छोड़ नहीं सकते। पुराने जमाने में ये औसारे इसलिए बनाए जाते थे कि मित्रों, अतिथियों और राहगीरों को विश्राम के लिए स्थान मिले। पर अब यहां तो पंचायत बैठने लगी है। चुगलखोरी, बुराइयां कहने सुनने का अड्डा भर बनकर रह गए हैं ये औसारे। इस गांव में 300 औसारे हैं, इसे याद रखना। अभी भी पनघट पर तुम्हारी ही चर्चा हो रही होगी। बाबूजी, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, इसका निर्णायक मैं हूं। ये 300 औसारे या 3 गलियां नहीं। ठीक है, तुम पहले नहा धोकर आओ, कॉफी ही तो पी है। इन बातों पर फिर चर्चा करेंगे। उससे भी कह दो नहा ले। और खाना, यहाँ का खाना चलेगा? हाँ भाऊजी, जो भी मिलेगा वो खा लेगी। यही तो हम में और उनमें फर्क है। वे लोग स्थान के अनुरूप रहना जानते हैं। अपनी ही आदत के अनुसार रहने की जिद हम लोगों में ही है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कुछ बातों में जिद करना ठीक भी है, पर हम सही बात के लिए जिद नहीं करते। जहां नहीं करनी चाहिए वहां करते हैं। रवि ने अपने बक्से खोलने शुरू किए। पारू और कुमार दोनों ने ही पत्र लिखा था कि उन्हें रिस्ट वॉच चाहिए। कोई 7-8 महीने पहले की बात है। मैं तो भूल ही गया था। कमली ने ही याद दिलाया। उसने याद न दिलाया होता तो भूल ही गया होता। रवि ने 2 छोटी छोटी डिबियां आगे बढ़ाईं। शर्मा जी ने खोल कर देखा। अच्छी हैं, उससे कह दो खुद अपने हाथों से बच्चों को दे दे। कुछ देर तक गांव की बातें होती रहीं। शर्मा जी नीचे उतरने लगे। बसंती के साथ टोकरी भर चमेली के फूल लिए कमली सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका बच्चों का सा उत्साह देखकर शर्मा जी हंस दिए। कमली को ऊपर छोड़कर बसंती घर लौटने लगी। घर जाने के पहले याद से चौके तक गई और कामाक्षी से बोली, काकी, खीर बनाइए, कितने दिनों बाद तो बेटा लौटा है। बसंती खीर का असली कारण छिपा गई। लौटकर उसे कमली को
फूल गूंथना भी सिखाना है। वो घर के लिए चल दी। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।